नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सर। हम फिर से एमपी के लगभग 30 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे 30 क्वेश्चन के कुछ 3 या 4 लेक्चर किए हैं। आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। 30 क्वेश्चन आपके सामने हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है आपका मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की उत्तरी स्थिति का विस्तार कीजिए। विस्तार क्या है मध्य प्रदेश की, हम देखेंगे थोड़ा सा। और क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, उसको देखेंगे। ठीक है, चले। मध्य प्रदेश की उत्तरी स्थिति का विस्तार क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम भारत की स्थिति का विस्तार देखें। सबसे पहले भारत की स्थिति का विस्तार हम यहाँ देखें। ये आपका भारत का नक्शा है। भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है ना। उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश का देखते हैं, तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है ना। तो सबसे पहले है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश कितना है? उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के लगभग पड़ता है। अब यही बात हम पूर्वी देशांतर के बारे में बात करें तो ये पड़ता है 68 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से। ये पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के लगभग पड़ता है। ये भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। पूछा क्या है? मध्य प्रदेश की स्थिति, उत्तरी स्थिति का विस्तार लें। उत्तरी अक्षांश के बारे में पूछा है तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 82.5 पूर्वी देशांतर के मध्य, 26 से लेके 26.80 के लगभग, 74 पूर्वी देशांतर से लेके 81 तक, 23.6 से लेके 26.30 और 74.9 पूर्वी से 82.5 पूर्वी देशांतर के मध्य पड़ता है। अब 21.6 से 26.30 और 74.9 से तो 83 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की मतलब मध्य प्रदेश की स्थिति बताई गई है। अब सेम यहाँ मध्य प्रदेश हम बना के देखें। ये मध्य प्रदेश का आपका बीचों बीच जो है राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो पहले नंबर पर आपका जो है वो सही होगा, है ना। तो क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82.5 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में भारत की स्थिति बनी रहेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच में यदि ग्लोब जो है, ग्लोब को 2 भागों में बांटा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर कई अक्षांश देशांतर रखी है। अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है वो 360 है, 180 है। और देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो लगभग कितनी पड़ती है? 360 के लगभग पड़ती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर पर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? ये क्वेश्चन दूसरी बार हमने ले लिया है, आप जरूर इसको देखें थोड़ा सा। मध्य प्रदेश ये है आपका, और पूछा क्या है कि राजस्थान और गुजरात को कौन सा जिला स्पर्श करता है। यहाँ आपका रतलाम पड़ता है, ये आपका रतलाम जिला है। इसके बाद पूछा है नीमच, तो ये आपका नीमच जिला है ऊपर, जो अंतर्राज्यीय जिला के नाम से जाना जाता है। अंतर्राज्यीय जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय जिला कौन सा है? नीमच है। अलीराजपुर की बात करें तो इसी के नीचे एक राज्य जिला पड़ता है अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर पड़ता है। और अलीराजपुर का गठन कब किया गया? मई 2008 में। किससे अलग करके बनाया? इसे झाबुआ से अलग करके बनाया। किससे? झाबुआ से अलग करके बनाया। और अगला है आपका जो अलीराजपुर झाबुआ इसके ऊपर पड़ता है। कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान और गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो है आपका झाबुआ जिला। कौन सा जिला है? झाबुआ जिला हमारा आंसर हो जाएगा, जो गुजरात और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। शुंग वंश के वंशज किस स्थान से संबंधित? देखिए पिछले वीडियो में हमने उज्जैन बताया दिया था, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। शुंग वंश के राजा थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, जो विदिशा के राजकुमार थे। विदिशा के इनका पुत्र था अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। और अग्निमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। किसे बनाया था? विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। पिछले वीडियो में हमने उज्जैन बता दिया, उसके लिए माफी चाहते हैं। थोड़ा सा आप करेक्शन जरूर करें। शुंग वंश के वंशज कहाँ से संबंधित हैं? तो विदिशा से संबंधित हैं। विदिशा के बारे में बात करें तो विदिशा के नाम क्या क्या है? विदिशा को किस नाम से पुकारा जाता है? विदिशा को क्या कहा जाता है? बैसनगर कहा जाता है।
इसे भेलसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेलसा। इसे महामलिस्तान कहा जाता है। इसे मेवासा कहा जाता है और इसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आलमगीरपुर के नाम से जाना जाता है, जो औरंगजेब ने इसे नाम दिया। इसे पूर्वी औरा कहा जाता है। इसे पूर्वी औरा के नाम से जाना जाता है विदिशा को। और विदिशा में अग्निमित्र ने वैसनगर को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ विदिशा में एक स्तंभ है होलियोडोरस का लौह स्तंभ। होलियोडोरस का लौह स्तंभ कहाँ पे है? विदिशा में। और किसने बनाया है? ये होलियोडोरस जो एक यूनानी राजदूत था। कहाँ का राजदूत था? यूनानी राजदूत था, जो एंटियोकुस ने यहाँ से आपके भागभद्र के शासनकाल में यहाँ पहुँचाया था। इसी होलियोडोरस के स्तंभ को लौह स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह स्तंभ। इसी को गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। और गरुड़ जो स्तंभ है भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये किस धर्म से संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। जरूर नोट करें आप, ये क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बार बने हैं, आप इनको जरूर नोट करें। तो शुंग वंश, विदिशा। नेक्स्ट, सन 1731 में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई? ये 1738 है। कितना है? 1738 है। इसको 31 कर दिया। 1738 में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य में कौन सी संधि हुई है ना? तो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए हम पुरंदर की संधि 1665 में हुई। 22 जून कब हुई? 1665 में 22 जून। किसके बीच में? शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई। शिवाजी और जयसिंह के बीच में, तो ये तो होगा नहीं। संगोली की संधि की बात करें, संगोली की संधि 1750 में हुई। 14 जनवरी 1750 में संगोली की संधि, 14 जनवरी 1750 में संगोली की संधि हुई। अब संगोली की संधि राजा राम और बालाजी बाजीराव के बीच में ये संधि हुई थी। बसई की संधि की बात करें तो बसई की जो संधि हुई थी 1802 में हुई। बसई की संधि पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के बीच में बसई की संधि 1802 में हुई। 13 दिसंबर, तारीख जरूर याद रखें आप, 13 दिसंबर 1802 को बसई की संधि। पुरंदर की संधि 1665 में 22 जून शिवाजी और जयसिंह के बीच में। संगोली की संधि ये हुई आपकी 1750 जनवरी 1750 14 जनवरी के लगभग हुई। और 1738 में जो संधि हुई है दो सराय की संधि। कौन संधि? दो सराय की संधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दो सराय की संधि पेशवा बाजीराव और निजाम के बीच में हुई थी, दो सराय की संधि। चले, हमारा आंसर क्या है? डी हमारा आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखिए आप, इनको जरूर नोट करें आप। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन है? देखिए ये आपका जो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन के बारे में पूछा है। तो विधानसभा भवन कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच में एक जिला है भोपाल, और भोपाल में ही 13 फरवरी, कौन सी फरवरी? 13 फरवरी 1982 को चार्ल्स कुरिया, क्या नाम था? चार्ल्स कुरिया ने भारत भवन की नींव रखी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, चार्ल्स कुरिया। ठीक, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन कहाँ पे है? भोपाल में बना हुआ। जनगढ़ श्याम लुटियंस, एडविन लुटियंस, इन्होंने आपका दिल्ली जो राष्ट्रपति भवन है उसकी नींव रखी है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम भारत में देखें तो ये हमारा भारत है, और भारत का एक राज्य है दक्षिण में जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य। और तमिलनाडु में भारत की पहली नगर निगम कौन सी थी? वो थी आपकी मद्रास नगर निगम। कौन सी नगर निगम? मद्रास नगर। 1687 में बनाई गई, अंग्रेजों के समय में मद्रास नगर निगम बनाई गई। ठीक है, अब पूछा क्या है? मध्य प्रदेश में पहली नगर पालिका का गठन पूछा है। तो पहले नगर पालिका से पहले हम मध्य प्रदेश की नगर निगम की बात करें। ये आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक जिला है जबलपुर। कौन सा जिला? जबलपुर में 1864 में, ये क्वेश्चन पिछली बार भी दिया तो पहली नगर निगम मध्य प्रदेश की, पहली नगर निगम मध्य प्रदेश की कौन सी? जबलपुर नगर निगम 1864 में जबलपुर में बनाई गई। पूछा क्या है? पहली नगर पालिका मध्य प्रदेश की गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका 1907 में दतिया जिले में बनाई गई थी। पहली नगर पालिका मध्य प्रदेश में 1907 में दतिया में बनाई गई। आंसर हमारा दतिया हो जाएगा।
अब बात करें मध्य प्रदेश में टोटल नगर निगम कितनी है, तो 18 नगर निगम है वर्तमान में मध्य प्रदेश में। 17वीं जो नगर निगम है आपकी वो है आपकी भिंड नगर निगम बनाई गई, और 18वीं जो बनाई गई वो आपकी टीकमगढ़ को बनाया गया। तो इस तरह से वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, 18 नगर निगम है। और नगर पालिकाओं की बात करें तो वो लगभग 98 के लगभग नगर निगम जो पालिकाओं बनाई गई है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको नोट जरूर करें आप, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तलचर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश में कहाँ है, अच्छा क्वेश्चन है। तलचर ये आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व की हम बात करें तो एक राज्य पड़ता है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा, ये आपका उड़ीसा। और उड़ीसा में सर्वाधिक तौर पर देखा जाए तो कोयले का उत्खनन किया जाता है, कोयला है। अब झारखंड में भी कोयले का उत्खनन किया जाता है, झारखंड को कोयला राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड है, उड़ीसा है, और मध्य प्रदेश आपका जो छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा है, उसी उड़ीसा में एक शहर है तलचर। कौन सा है, तलचर, जो कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो उस प्रकार की तलचर उपक्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में उनका विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व वाला जो हिस्सा है, दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र है, जिसमें आपका सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, जबलपुर, आपका बालाघाट, ये आपका बालाघाट, इन जिलों में तलचर प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन प्रकार की चट्टानें पाई जाती, तलचर प्रकार की। तो सीधी दक्षिण पूर्व में, सिंगरौली दक्षिण पूर्व में, शहडोल दक्षिण पूर्व में, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। पूछा क्या नहीं है, तो सीहोर जिले हमारा आंसर हो जाएगा। तलचर प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नहीं पाई जाती है। सीहोर जिला आपके मालवा क्षेत्र के आसपास आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सीहोर। चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, आपको बहुत बार बताया ये क्वेश्चन, तो आपको इसे रटा ही गया होगा, है ना। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र वो कितने हैं, 7 भाग, आपको पहले से पता है। आपका मालवा प्रदेश, ये मध्य उच्च प्रदेश, ये बुंदेलखंड, ये आपका रीवा पन्ना का पठार, ये आपका बघेलखंड, और ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और ये आपका नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, है ना, बीच वाला जो हिस्सा। इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। ये बघेलखंड वाला हिस्सा, ये मालवा प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश, बुंदेलखंड, और ये रीवा पन्ना का पठार हो जाता है। कितने भाग मध्य प्रदेश के, 7 भौगोलिक भाग। पूछा क्या है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, इसे क्या कहा जाता है, हरिवत्सकोट पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से, हरिवत्सकोट पर्वत के नाम से जाना जाता है। और धूपगढ़ किसके अंतर्गत आती है, महादेव के अंतर्गत आती है। और महादेव किसके अंतर्गत आती है, तो सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव चोटी आती है। और सतपुड़ा की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर ऊंची है, ये पचमढ़ी का ही भाग है, ठीक है। प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है चौरागढ़। कौन सी है, चौरागढ़। जो चौरागढ़ लगभग देखा जाए तो कितने मीटर है, 1300 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। मालवा पठार की श्रेणी की बात करें तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिगार चोटी। कौन सी है, सिगार चोटी। रीवा पन्ना के पठार में 2 चोटियां पड़ती है। एक तो यहाँ पड़ती है भांडेर श्रेणी, कौन सी पड़ती है, भांडेर, और पूर्व में आपकी कैमूर श्रेणी। भांडेर और कैमूर लगभग 400 से लेकर तो 600 मीटर तक इसकी हाइट मानी जाती है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का जो बीच वाला जो भाग है, काफ़ी निचला भाग है, इसे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। काफ़ी निचला भाग होने के कारण इस क्षेत्र में भ्रंश कगारों का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, भ्रंश कगार। जो नर्मदा नदी है, सोन नदी है, भ्रंश कगार घाटी, कचारी घाटी या रिप्ट घाटी में बहती हैं, याद रखें आप, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मध्य प्रदेश का औसत तापमान शीत ऋतु, ठंडे समय में, शीत ऋतु में, ठंड के समय में कितना रहता है, तो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 23 डिग्री सेल्सियस मध्य प्रदेश में ग्रीष्म आपके शीत ऋतु में तापमान दर्ज किया गया है, औसत तापमान। चलें नेक्स्ट देखें आप। विंध्य पर्वत क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा, विंध्य क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसका जो बीच वाला भाग है उसे विंध्य क्षेत्र के नाम से, या आपका उत्तर पूर्वी वाला भाग उसे विंध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और हमारा आंसर बी हो जाएगा। 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में विंध्य क्षेत्र में पर्वत श्रृंखलाओं में सर्वाधिक औसत दर्ज वर्षा का तापमान दर्ज किया गया है, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश के मंडला है, मध्य प्रदेश का मंडला एवं
बालाघाट जिलों में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी मृदा किस फसल के लिए जानी जाती है? इंपॉर्टेंट है, फसल पूछ लिया इसमें। चलो यहाँ देखें आप, ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जो मिट्टी के आधार पर देखा जाए तो इसको लगभग 5 से 6 भागों में बांटा गया है। मालवा प्रदेश काली मिट्टी, ये आपका जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, ये लाल पीली हल्का, और ये गहरी काली मिट्टी वाला क्षेत्र, इधर भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये आपका जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, जलोढ़ में ही लाल पीली भी पाई जाती है। ये आपका काली मिट्टी मालवा क्षेत्र, ये आपकी काली मिट्टी, ये लाल पीली, ये लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी थोड़ी बहुत पाई जाती है। बघेलखंड लाल पीली, ये लाल पीली, और गहरी काली, गहरी काली इसमें बालाघाट छिंदवाड़ा बैतूल वाला क्षेत्र आ जाता है। अब मालवा में काली मिट्टी की बात करें तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बागवानी कृषि मध्य प्रदेश सभी जगह की जाती है। ज्वार जो है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र और आपके बघेलखंड क्षेत्र के आसपास में की जाती है। सर्वाधिक धान जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में सर्वाधिक धान का उत्पादन किया जाता है। तो पूछा क्या है, लाल पीली मिट्टी मृदा में कौन सा सर्वाधिक किया जाता है? तो सर्वाधिक धान का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश का। रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, बालाघाट, आपका छिंदवाड़ा, बैतूल, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक तौर पर धान का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो कपास, सोयाबीन और गेहूँ का उत्पादन मुख्य रूप से सर्वाधिक तौर पर किया जाता है। और सर्वाधिक सोयाबीन जो है आपके मालवा के पठार में, कहाँ पे? मालवा के पठार में सोयाबीन, किसका? सोयाबीन। इस कारण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन की उत्पादनता के कारण इसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चले, हमारा आंसर धान है ना। चले नेक्स्ट, संपूर्ण मध्य प्रदेश में काली मृदा का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान जरूर दें आप। ये क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में पूछा है आपका काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी का जो देखें, थोड़ा सा यहाँ देखें आप, ये आपका भारत, और भारत के आसपास देखें तो एक राज्य है दक्षिण पूर्व में, ये आपका महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य का जो दक्षिणी भाग है इसे दक्कन का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। इसी दक्कन के पठार का थोड़ा भाग, लगभग देखा जाए तो लगभग 43%, कितने परसेंट? 43.3% काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी का भाग मालवा के पठार में पाया जाता है। सर्वाधिक तौर पर मालवा का पठार में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी से निर्मित मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग मालवा का पठार पूर्ण रूप से काली मिट्टी से निर्मित पठार है। और पूछा है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश, पूरे सभी जगह की हम बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र 43.33% के लगभग पाया गया है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है आगे नेक्स्ट एग्जाम में, आप इसको जरूर ऐड करते जाए। भारत का ये वाला जो भाग है इसे जलोढ़ के मैदान कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है जलोढ़ वाला क्षेत्र है। इसमें आपके जो उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी भाग के आसपास लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो जहाँ पर सर्वाधिक तौर पर देखा जाए तो चाय, कॉफ़ी और नाशपाती का उत्पादन इस पूर्वी भाग में किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 43.33%। चलें नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए आप, पहले देखें हम, ये आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम देखें थोड़ा सा यहाँ मध्य प्रदेश से पहले भारत का नक्शा देखिए आप। भारत में आपको थोड़ा और समझ में आएगा इससे। ये भारत, और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है, इसको कर्क रेखा भी कहा जाता है। तो भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये आपके गुजरात, उसके बाद आरजे, एमपी, सीजे, जेआर, झारखंड, पी वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। पूछा है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये आपकी नर्मदा नदी इस तरह से, ये आपकी चंबल नदी, ये आपकी बैतवा नदी, ये आपकी सोन नदी, और ये आपकी ताप्ती नदी। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश, ये आपकी एक माही नदी है ना, माही दे रखा है, सिंध नदी भी दे रखा है, सिंध नदी और ताप्ती माही है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है कर्क रेखा, जो मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा के समांतर
कर्क रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। ये जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा है। तो चंबल उत्तर पूर्व, सिंध उत्तर पूर्व, बेतवा उत्तर पूर्व का भाव है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी कहाँ से पूर्व से पश्चिम में बहती है, ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार करती है। और माही नदी के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। माही नदी राजस्थान और गुजरात के आसपास यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, जहाँ पर आदिवासी, इम्पोर्टेंट है, आदिवासी लोगों का कुंभ मेला लगता है। यहाँ तीनों नदियाँ मिल जाती, बनास है, माही और एक और नदी है, ये नदियाँ मिलती है और आदिवासी कुंभ मेला का निर्माण करती हैं। चलें, तो हमारा आंसर क्या हो जाए? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। और माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? धार जिले से निकलती है। यह भी पूर्व से पश्चिम में बहती है। चौथी ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम में बहती है। पहली नर्मदा, दूसरी ताप्ती, तीसरी साबरमती और चौथी माही नदी निकलती है। चले ठीक है, नेक्स्ट देखें आप। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने बताया डायग्राम के द्वारा, आपको थोड़ा बहुत बताया था, आप जरूर नोट करते जाएं, आपके लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन आएंगे यहाँ परीक्षा में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप उनको जरूर देखें, आप इनको नोट जरूर करें। आप सबसे पहले ए बी सी, ए की बात करें तो काली सिंधु, दूसरी है बेतवा, तीसरी सोन, चौथी है आपकी चंबल नदी। पूछा क्या है कि कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है? अमरकंटक पहाड़ी। अब अमरकंटक कहाँ पड़ता है? ये आपका दक्षिण पूर्व क्षेत्र और यहाँ पर अनूपपुर जिला है। कौन सा जिला? अनूपपुर जिला। और अनूपपुर के अंतर्गत अमरकंटक एक पहाड़ी पड़ती है। अमरकंटक मेकाल पहाड़ी का भाग है। किसका भाग है? मेकाल पहाड़ी का। अमरकंटक की ऊंचाई 1037 मीटर के लगभग है इसकी ऊंचाई। और यहीं से निकलती है नर्मदा, फिर की सोन, फिर जोहिला और केवई नदियाँ। तो यहाँ क्या दे रखा है? सोन नदी दे रखी है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से होता है। इसे सोन नदी या गोल्डन नदी के नाम से इसे जाना जाता है। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है सोन नदी? तो सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ये पटना के पास, कहाँ पे? पटना के पास दानापुर में या दीनापुर में किससे मिल जाती है? दानापुर में किससे मिल जाती है? सीधे गंगा से मिलती है। बहुत बार पूछा गया है कि गंगा के दक्षिण से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी है। और सोन नदी पर उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, कौन सा जिला? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत के 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। एक एमपी को स्पर्श करता है, एक आपके छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, एक आपके झारखंड को स्पर्श करता है और एक बिहार के स्पर्श करता है। तो सोनभद्र जिला भारत के 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को स्पर्श करता है। और सोनभद्र जिला किसके किनारे हैं? सोन नदी के किनारे जिले हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोन। काली सिंध की बात करें तो काली सिंध जो आपके देवास, काली सिंध देवास में कौन सी नदी? तहसील बागली तहसील से इसका उद्गम होता है। किसका? काली सिंध नदी का। और काली सदन किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। बेतवा की बात करें, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिला, कौन सा? रायसेन जिले का कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। किसका? बेतवा नदी का। और बेतवा नदी को वैत्रवती नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैत्रवती नदी के नाम से इसे जाना जाता है। 480 किलोमीटर बहते हुए हमीरपुर के आसपास, कहाँ पे? हमीरपुर के आसपास यमुना से मिल जाती है। ठीक है। और चंबल नदी आपके जानापाव पहाड़ी कहाँ पे? इंदौर। और इंदौर में कहाँ? महू तहसील, कौन सी तहसील? महू तहसील के आसपास जानापाव पहाड़ी के वाचू पॉइंट से निकलती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि वाचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। आंसर हमारा सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है। चलें नेक्स्ट, जरूर नोट करें आप। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाती है? मध्य प्रदेश में कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई मंदसौर जिले में की जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दें जरूर आप। मंदसौर में सर्वाधिक कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। चलें नेक्स्ट देखें आप। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी, ये नदी है यहाँ पे, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कौन सी नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है? चलें देखें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी निकलती है, बंजर, सुपर्ण या चरण गंगा नदी यहाँ से निकलती है। चलो देखिए आप, ये आपका मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है आपका नदी देखते हैं कहाँ से निकलती है नदी। पहले तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, है ना, तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका? कान्हा किसली, कौन सा है? कान्हा किसली। उसके बाद
आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, संजय जो है आपके सीधी जिले में, किस जिले में? सीधी। कान्हा किस लिए जो है आपके मंडला जिले में, कहाँ पे? मंडला। पन्ना जो पन्ना जिले में है ना। अब श्योपुर की हम बात करेंगे थोड़ी देर से। और सबसे पहले माधव राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? माधव शिवपुरी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। ठीक, इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसकी स्थापना 1983 में की गई। इसकी स्थापना लगभग देखा जाए 2008। कान्हा किस लिए 1955 जो मंडला जिले में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, ये कहाँ पे है? सिवनी जिले में। फिर आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा है लगभग 1998। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार। और ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। वन विहार, वन विहार कहाँ पे? भोपाल में। और एक ही आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़। बांधवगढ़ की स्थापना 1968 में की। इसे टाइगर प्रोजेक्ट में 1993 में शामिल किया गया। इसे टाइगर प्रोजेक्ट में 1974 में शामिल किया गया। संजय गांधी को टाइगर प्रोजेक्ट में 2008 में। पन्ना को 1994 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। तो मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, वो है आपका रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। थोड़ा लंबा हो गया है आपको ये बताने के लिए, ये आपकी सुविधा के लिए बता रहे हैं, है ना। तो ये मत सोचना कि कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है ना। तो यह हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और इससे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सबसे पहले नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी इस तरह से चली जाती है, वो तो होगी नहीं। बंजर इसी की सहायक नदी है नर्मदा की। सुपर्ण नदी भी किसकी सहायक नदी? आपकी नर्मदा की। चरण गंगा नदी, कौन सी नदी? चरण गंगा नदी उमरिया के आसपास से निकलती है। और चरण गंगा कौन सी? चरण गंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के आसपास से निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर ध्यान दें आप। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 गुफाएं, कौन सी गुफाएं? 32 गुफाएं या 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से भारत की पहली एयर बलून सफारी की शुरुआत की। एयर बलून सफारी की शुरुआत की है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर एयर बलून सफारी की शुरुआत की गई है। तो हमारा आंसर क्या है? बांधवगढ़ से चरणगंगा नदी बहती है। आप इनको जरूर नोट करें डियर, ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो 24 अक्टूबर 1982, 27 सितंबर 1972, 1 नवंबर 1980, 23 सितंबर 1974 को मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। और इसी का बाद में जो नाम बदल कर क्या कर दिया? मध्य प्रदेश जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? 23 सितंबर 1974 को कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड कब कर दिया गया? 1980 में कर दिया था। लेकिन नियंत्रण कब किया गया था, गठन कब किया गया? 23 सितंबर 1974 को किया गया। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य जल नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय कहाँ पे पूछा गया है? तो ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का मुख्यालय कहाँ है संस्था का? तो वो भोपाल में है ना। चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश में गांजे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक गांजा कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? तो सबसे पहले सीहोर की बात करें तो सीहोर में सरबती गेहूँ, कौन सा गेहूँ? सरबती गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। उज्जैन जो है सोयाबीन के लिए जाना जाता है, सर्वाधिक सोयाबीन इस क्षेत्र में किया जाता है। धार की बात करें तो धार में मांडू की नगरी, आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय के लिए इस शहर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी राजस्व प्राप्त करने के लिए आपका धार जिला। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गांजा की बात करें तो कौन सा है? आपका खंडवा में सर्वाधिक गांजा का उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गांजा कहाँ होता है? गांजा आपके खंडवा जिले में। और खंडवा का ही एक पड़ोसी जिला है जिसका नाम है बुरहानपुर जिला। कौन सा जिला? बुरहानपुर, जिसे क्या कहा जाता है?
गंजेडियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो इसका यूज़ करते हैं खाने पीने में, खाने में या पीने में, सॉरी पीने में, वो है गांजा। गंजेडियों का स्वर्ग बुरहानपुर। सर्वाधिक गांजा तो खंडवा में। सर्वाधिक अफीम की पूछे, अफीम कहाँ है, तो वो आपको पता ही होगा, मंदसौर में है। और अफीम से एल्कोहल बनाने का कारखाना नीमच में है। चलें, तो हमारा आंसर क्या है, खंडवा। चलें नेक्स्ट देखें। अंगोर हीरे की खदान मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? अंगोर रीवा में, पन्ना में, छतरपुर में या टीकमगढ़ में? टीकमगढ़ की बात करें तो इसे पीतल नगरी कहा जाता है ना। पन्ना की बात करें तो ये हीरा जिला है भारत का, लेकिन पूछा क्या है, अंगोर खदान पूछा है। यहाँ पूछते हैं आपके पन्ना में तो हितोना खदान, हिथोना खदान, और हितोना खदान पन्ना, आपके पन्ना जिले में। यहीं पर एक नदी पड़ती है जिसका नाम क्या है, भोगना नदी। कौन सी नदी? भोगना नदी में हीरे भी उत्खनित किए जाते हैं या उसमें पाए जाते हैं। छतरपुर की बात करें तो छतरपुर हमारा आंसर हो जाएगा। अंगूर हीरे की खदान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ठीक है, अंगूर। रीवा की बात करें तो रीवा किसके लिए जाना जाता है? रीवा जिला सर्वाधिक लस्सी का उत्पादन करता है रीवा जिला। और रीवा जिला में आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ में भी बना है। ध्यान रखिए, आम अनुसंधान केंद्र रीवा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आम जिला किसे कहा जाता है? आम मैंगो जो है वो आपका जबलपुर। किसे कहा जाता है? जबलपुर को। पन्ना की बात करें तो पन्ना को कहा जाता है आंवला जिला। क्या कहा जाता है इसे? आंवला जिला के नाम से पन्ना को जाना जाता है। ठीक है, ये नोट जरूर करें आप, है ना। नेक्स्ट, देश में कोयला उत्खनन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए, सबसे ज़्यादा कोयला भारत में कहाँ होता है? तो आपका झारखंड राज्य, दूसरा देखा जाए तो आपका उड़ीसा, और तीसरा देखा जाए तो फिर छत्तीसगढ़ के आसपास, और छत्तीसगढ़ के आसपास फिर चौथा राज्य जो आता है वो आपका है मध्य प्रदेश का नाम आता है। मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। भारत में सर्वाधिक कोयला लगभग 30 से 35% कहाँ होता है? झारखंड में ही होता है। 30 से 35% कोयला 40% के लगभग कहाँ होता है? झारखंड में। झारखंड में खदान है झारिया खदान, झारिया खदान में देश का सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला कोककारी कोयला, कौन सा? कोककारी कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए झारखंड को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा का एक शहर है तलचर, नाम सुना होगा आपने, तलचर। अभी बताया था पिछले लेक्चर में, तलचर किसके लिए जाना जाता है? कोयला उत्खनन के लिए जाना जाता है। तलचर कहाँ पे है? उड़ीसा में। MPPSC ने पूछा है कि तलचर कहाँ है? उड़ीसा में, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा है। तो तलचर उड़ीसा में है, झारिया खदान झारखंड में बनी हुई है। चले नेक्स्ट देखें आप, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोयले की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। चले नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार, है ना, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश उसमें कौन सा रखता है? तीसरा, पांचवा, सातवां या आपका 9वां स्थान? तो मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अब जरूर देखिए इनको आप। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वनस्पति घी उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो वो कहाँ पे है? आपके विदिशा में है। कहाँ पे है? विदिशा में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा वनस्पति घी कारखाना विदिशा। जबलपुर की बात करें तो गन कैरिज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और ड्रीनेस फैक्ट्री जबलपुर में, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ बनाई गई हैं। यहाँ की बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश का महाअभिलेखागार कार्यालय बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। सीहोर की बात करें तो प्रदेश का खेल आवासीय विद्यालय सीहोर में बनाया गया है। तो वनस्पति घी उद्योग मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कहाँ पर है? विदिशा में है। और विदिशा के बारे में आपको पहले बताया है। मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे किस राजमार्ग पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ देखें आप, हम ये आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहाँ देखें आप, पहला ऑप्शन है भोपाल, तो ये आपका भोपाल और जबलपुर, तो ये आप भोपाल और जबलपुर। फिर क्या है? इंदौर और भोपाल, तो यहाँ आपका इंदौर और ये भोपाल। फिर अब क्या है आपका? ग्वालियर और सागर, ये आपका ग्वालियर और ये आपका यहाँ पर सागर, यहाँ बनाया है, यहाँ है। भोपाल और इटारसी तो होशंगाबाद में पड़ता है। इटारसी सर कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद, इटारसी। तो ये तो होगा ही नहीं, इसको तो हटा ही दो आप। मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे इंदौर और भोपाल को बनाया गया है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, पूछा गया है। मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे इंदौर और भोपाल को बनाया गया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। पर्यावरण डाइजेस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश में कहाँ से होता है? तो पर्यावरण डाइजेस्ट जो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, तो वो मध्य प्रदेश के रतलाम से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? रतलाम से। चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अभी बताया था आपको। मध्य प्रदेश का पहला खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का खेल विद्यालय सीहोर में। रीवा की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल, मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल रीवा में। जबलपुर में तीन विद्यालय रानी दुर्गावती, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नानाजी देशमुख कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया गया है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम खेल आवासीय विद्यालय जो है वो अलीराजपुर में पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 2001 से 2011 के मध्य महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि की गई है ना? 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर कितनी है वो 69.3% है। इसमें पुरुष जो है लगभग 78% के लगभग साक्षर हैं। कौन? पुरुष। ये आपका पुरुष का रेशियो, पुरुष। महिलाएं के बारे में पूछा है, महिलाओं का कितना है? तो वह महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो लगभग 59% यानी कि 59% के लगभग पड़ता है। ये जो है पूरे 2011 के अनुसार, और 2011 के अनुसार पुरुष कितने हैं? 78 और महिलाएं कितनी हैं? 59 है। और 2001 से पूछा है, 2001 से 2011 के बीच 10 वर्ष में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी बढ़ी है? 2001 में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 50 के लगभग कुछ थी, लगभग 50% थी, लेकिन बड़ा कितना है? तो लगभग 8.9% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर वर्तमान में बढ़ गई है। तो ये आप रेशो जरूर याद रखें। 59% के लगभग अभी वर्तमान मध्य प्रदेश की महिलाओं की साक्षरता दर है, और 2001 में कितना था? लगभग 50% के लगभग था। तो बड़ा कितना है? 8.9% के लगभग बड़ा है। तो 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है, पुरुष 78, महिला 59। 2001 में कितनी बढ़ी? 8.9% वो बढ़ी हुई है ना। ठीक है, जरूर ध्यान रखें आप। चलो नेक्स्ट देखें। अच्छा यही देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? आपका अलीराजपुर जिला है। कौन सा जिला? अलीराजपुर जिला है। अलीराजपुर में, ये जो अलीराजपुर है, महिलाओं और पुरुष दोनों में सबसे कम साक्षर जिला है। यहाँ की साक्षरता दर मात्र कितनी है? 37% है। ये भारत में भी सबसे कम है, मध्य प्रदेश में भी सबसे कम है। कौन सा? अलीराजपुर जिला। चले नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? डिंडोरी का। मात्र कितना है? लगभग 94 यहाँ की साक्षरता मतलब जनसंख्या घनत्व है ना। मैंने कुछ भारत का जो जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति जो जनसंख्या घनत्व है भारत का किसी वीडियो में बता दिया है। तो वो है आपका 382 प्रति व्यक्ति वर्ग जनसंख्या घनत्व है ना। ये जरूर करेक्शन करें, मैंने 84 बता दिया है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। सही कौन सा है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है ना। वो भारत का 382, आप उसको करेक्शन जरूर करें, ये जरूर याद रखिए। भारत का कितना है? 382। चलिए नेक्स्ट देखें आप। कर्मा नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, खंडवा या मंडला, है ना। ये तो जिलों के नाम आ गए हैं। खंडवा की हम बात करें तो ये आपका निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आपके आता है आपका जो है सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र के आसपास के या बघेलखंड क्षेत्र के आसपास आता है आपका मंडला जिला। कर्मा नृत्य जो है मध्य प्रदेश में बघेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कर्मा जो नृत्य है, इसे यह जो कर्मा है गिनीज बुक में दर्ज है। कौन सा जिला डांस है आपका? कर्मा को फोक डांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे फोक डांस के नाम से भी जाना जाता है। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है? बघेलखंड क्षेत्र है। बघेलखंड के अंतर्गत आपका जो है सीधी, सिंगरौली और मंडला जिले में भी किया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र पूछा है तो वो मुख्य रूप से बघेलखंड क्षेत्र में बड़े स्तर से किया जाता है। और यहीं पर कुछ और नृत्य भी किया जाता है। बसदेवा जो नृत्य है, बसदेवा गायन जो आपके बघेलखंड में किया जाता है। एक नृत्य पड़ता है सेरा नृत्य। कौन सा नृत्य? सेरा नृत्य। ये भी कहाँ होता है? आपके बघेलखंड, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में सेरा नृत्य किया जाता है। ठीक।
ठीक है। तो कर्मा जो नृत्य है वर्तमान में ये विश्व गिनीज बुक में दर्ज है। इसे डांस में शामिल किया गया है, इसे फोक डांस के नाम से भी जाना जाता है। चलें नेक्स्ट देखें आप, करवाहा, करहवा नृत्य, करहवा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जनजाति पूछ ली है भैया। गोंड है ये, गोंड, भील, उराव या बेगा जनजाति। तो जो करवाहा नृत्य है ये है आपकी गोंड जनजाति से संबंधित नृत्य है। किस जनजाति से? आपकी गोंड जनजाति। अब गोंड जनजाति, ये जनजातियाँ भील, गोंड, बेगा, ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, जरूर ध्यान रखें आप इनको, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए हैं। तो सबसे पहले हम गोंड की बात करें तो गोंड जनजाति जो है आपके कहाँ कहाँ पाई जाती है? गोंड जो है आपके जबलपुर, मंडला, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में गोंड जनजाति पाई जाती है। और एक समूह के रूप में, किसके रूप में? एक समूह के रूप में मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है आपकी भील जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील सबसे बड़ी जनजाति। लेकिन एक समूह के रूप में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपकी गोंड है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति वो गोंड है। समूह के रूप में गोंड, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड, लेकिन सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है ना। तो भील सर्वाधिक तौर पर कहाँ पाई जाती है? इधर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है भील। दूसरा है आपका उराव। उराव जो है आपके भोपाल है, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, इन क्षेत्रों में उराव जनजाति पाई जाती है। बेगा की बात करें तो बेगा जो है मुख्य रूप से मंडला जिले में बेगा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मंडला जिले में बेगा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। ये याद रखें, बेगा चक के नाम से इन्हें जाना जाता है। और गोंड जनजाति संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बेगा मंडला में पाई जाती है, भील पश्चिमी क्षेत्र झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन इन जिलों में पाई जाती है। भील जनजाति एक उत्सव मनाती है, भगोरिया उत्सव, जो कब मनाती है? ये मार्च में होली के समय के आसपास, फाल्गुन के समय में मनाती है। इसे अपहरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपहरण विवाह, जो ढोल और मांद की थाप पर आयोजित किया जाता है, बड़े स्तर पर होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो भील जो है पश्चिमी क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाई जाती है। करवा नृत्य किस जनजाति का है? तो करवा है वो गोंड जनजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? किस जिले में वो निवास करती है? इंपॉर्टेंट है, भारिया जनजाति है ना। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, आपका भोपाल या झाबुआ जिले में कहाँ पाई जाती है? तो देखें हम इधर, ये आपका मध्य प्रदेश और ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका जो क्षेत्र है, ये जो जिले हैं, हम देखते हैं उनमें कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। सबसे पहले देखा छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का यहाँ पड़ता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा? आपका छिंदवाड़ा। कितना है? 11,803 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज 3.8% के लगभग पड़ता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा छिंदवाड़ा। दूसरा है आपका राजगढ़ जिला, तो यहाँ आपका कौन सा जिला है? राजगढ़, ये आपका राजगढ़ जिला। भोपाल की बात करें तो ये इसी के पास में आपका भोपाल जिला। और झाबुआ जिला, तो ये आपका छोटा ज़्यादा बड़ा बना दिया, ये आपका झाबुआ जिला पश्चिम क्षेत्र। भारिया जनजाति, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिला, कौन सा जिला? छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा के पातालकोट में ये भारिया जनजाति पाई जाती है। आंसर छिंदवाड़ा, पातालकोट में। यह मध्य प्रदेश की या भारत की सबसे प्रिमिटिव जनजाति है। प्रिमिटिव मतलब पिछड़ी जनजाति है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को प्रिमिटिव जनजाति घोषित किया है। एक है आपकी भारिया, एक है आपकी सहरिया और एक है आपकी बेगा। इन 3 जनजातियों को पिछड़ी जनजाति के रूप में मध्य प्रदेश शासन ने घोषित किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। अब ये जो भारिया जनजाति है, इसे जंगलियों का जंगली कहा जाता है। जंगलियों का जंगली किसे कहा जाता है? भारिया जनजाति को कहा जाता है। और भारिया जनजाति जो है आपके कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा में पाई जाती है। तो इस तरह से आज हमारे मध्य प्रदेश के 30 क्वेश्चन हुए। आपको अच्छे लगे तो आप जरूर इनको नोट करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।